हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का हिंदी का ये एक पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ये पेपर को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इससे आप पैटर्न को समझोगे, इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो आप देखोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो। इनको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना पूरा। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा खंड अ। ठीक है, इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें देखो क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, गद्यांश को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं साथ में। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। भैया, यहां पर हो गया बच्चे उड़ गए। ठीक है, किसने बोला, ये बात बोला था श्यामा ने, कि भैया से बोला था कि कमरे में जाकर बोली कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, अब देखो ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। गद्यांश के अनुसार केशव दिल में क्यों कांप रहा था। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि श्यामा कहीं बता न दे, इसके कारण वो कांप रहा था। तो यानी कि इसका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था हमारा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश में किवाड़ किसने खोला था। तो अभी हमने पढ़ा था कि केशव ने किवाड़ को खोला था, यानी कि इसका पहला क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो पहला क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन ना 2-2 नंबर के थे। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा, यानी कि जो अभी हमने दोनों क्वेश्चन किया, ये वाला और ये वाला, दोनों 2-2 नंबर के थे। ठीक है, काफी आसान था, आराम से आपको 2-2 यानी कि 4 नंबर मिल गए। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोला है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें ये जो काव्यांश दिया है इसको रीड करना है। चलो इसको भी पढ़ते हैं साथ में। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ये हमारा काव्यांश था। अब देखो इस पे पहला क्वेश्चन ये रहा, काव्यांश के अनुसार चिड़िया किसके लिए रस उंडेलकर गा लेती है। तो किसके लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना काव्यांश में, तो इसमें यही था, बूढ़े वन बाबा के खातिर जो रस है, रस उंडेलकर गा लेती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है। तो कैसा है, उसके पंखों का रंग नीला है। ठीक है, यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन। तो इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये भी सारे ना 2-2 नंबर के थे। ये आप देख सकते हो, यानी कि ये भी बहुत ही इजी था, 2-2 यानी कि 4 नंबर, ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ना, ये आपका जो आने वाला एग्जाम है हिंदी का,
वो उसका रियल पेपर मत समझना, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। ये एक सैंपल पेपर की तरह है, लास्ट ईयर का पेपर है ये सैंपल पेपर की तरह ही इसको समझना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए समझना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर व्याकरण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट, पुस्तक शब्द का बहुवचन लिखिए। तो पुस्तक का बहुवचन बहुत ही आसान है, कोई भी बता देगा, पुस्तकें हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, फूल तो भाववाचक नहीं है, दीपक भी नहीं है, प्यास हमारा भाववाचक है, आगरा भी नहीं है, ठीक है। तो प्यास हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नूतन शब्द का विलोम बताइए। तो नूतन का विलोम क्या होगा, नव्य नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, नया नहीं होगा, पुरातन होगा, ठीक है। तो नूतन का क्या हो जाएगा, विलोम पुरातन। फोर्थ क्वेश्चन, वह लड़का विद्यालय जा रहा है में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। तो इसमें कौन सा विशेषण का भेद है, देखो वह जो है ना, ये हमारा एक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण ये रहा घ वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए फोर्थ का घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर भी ये हमें एक गद्यांश दिया गया है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। बोला है कि आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों, आगे देखो, में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, ठीक है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो ये हमारा पूरा गद्यांश था। अब इसके आधार पर देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक नया विस्तार कब हुआ है। तो कब हुआ है, अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो आजादी के बाद हुआ है, ठीक है, यानी कि ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार एथनिक कहकर किसे पुकारने का चलन बढ़ा है। तो किसे, स्थानीय व्यंजनों को एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार उत्तर भारत में किसकी दुर्गति हो रही है, किसकी, व्यंजनों की, खान पान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ कि खान पान की नई संस्कृति में हमें किसके लिए नए बीज मिल सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं, हमने अभी गद्यांश में पढ़ा था ऊपर, ठीक है। तो फोर्थ का हमारा पहला यानी कि क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर ये एक गद्यांश है, चलो इसको पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। तो ये बात चिड़िया कह रही है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, काव्यांश के अनुसार आकाश का क्या रंग है। तो क्या रंग है आकाश का, नीला रंग है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर ऊपर इसमें
जो ये काव्यांश है इसमें हमने पढ़ा था कि जो आकाश का रंग है वो कैसा है, नीला है। ठीक है, तो ये रहा देखो, नीले नभ की सीमा पाने, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट का नीला यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार मिलन कौन बन जाता है, तो क्षितिज मिलन बन जाता है, यानी कि सेकंड का हमारा ख वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ये आप इंस्टा पे आईडी सर्च करके फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ लेना। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इंस्टा आईडी पर पहुंच सकते हो और आईडी को फॉलो कर लेना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, इसका हमारा क्षितिज आंसर है यानी कि ख वाला। इसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि कवि के अनुसार क्षितिज कैसा है, तो कैसा है वो सीमाहीन है। ठीक है, तो थर्ड का हमारा घ वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, कविता में कवि किसमें विघ्न न डालने को कह रहा है, तो किसमें विघ्न न डालने को कह रहा है, उड़ान में। ठीक है, यानी कि इसका ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, मिठाई वाला पाठ में मुरली बेचने वाले को रोहिणी के मोहल्ले में आए कितने महीने बीत गए थे। तो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा ये, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितने महीने बीत गए थे, 8 महीने। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 6 का ख वाला करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पापा खो गए पाठ में आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी। तो बताओ, ये जो पाठ है ये आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो बताओ जो बिजली है वो किस पर गिरी थी इन चारों में से, लेटर बॉक्स, पेड़, पोस्टर या फिर खंबे पर। इसका आंसर मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना कि जो बिजली है वो किस पर गिरी थी, लेटर बॉक्स पर या पेड़ पर या पोस्टर पर या फिर खंबे पर। ठीक है, आपको आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आपका जो आंसर होगा, रिप्लाई होगा, जो आपने कमेंट किया होगा उस पर मैं हार्ट बना दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखो 7 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम पंक्षी उन्मुख गगन के पाठ में कवि ने कटुक निबोरी को किस चीज से अच्छा बताया है। तो किस चीज से अच्छा बताया है, सोने की कटोरी में रखी मैदा से अच्छा बताया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, रहीम के दोहे पाठ में मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति किसके समान है। किसके समान है, धरती के समान है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रात दिन में समास बताइए। तो रात दिन में कौन सा समास है, देखो रात दिन जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहां पर ये आ गया ना, ये आप देख रहे हो ये निशान, तो आप समझ जाना कि इसमें जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो अगर इस तरह का निशान आ जाए ना, तो इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, हमेशा द्वंद्व समास इसमें आपका हो जाएगा जब भी इस तरह से आपको दिया गया हो। जैसे कि माता पिता है, ठीक है, माता पिता को हम इसी तरह से लिखते हैं, बीच में हमारा ये निशान आता है, तो इसमें भी द्वंद्व समास ही होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, प्रतिमान शब्द में मूल शब्द लिखिए। तो प्रतिमान में मूल शब्द क्या होगा, देखो प्रतिमान को अलग अलग करने की कोशिश करो। तो ये लो, इसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रति और मान। ठीक है, तो प्रति तो हमारा हो गया उपसर्ग और मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल शब्द। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे मूल शब्द पूछा था तो मूल शब्द हमारा इसमें मान है, प्रति हमारा उपसर्ग है। थर्ड क्वेश्चन, अनुगमन शब्द में उपसर्ग लिखिए। तो देखो अनुगमन को भी अलग अलग करने की कोशिश करो। तो अनुगमन को अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अनु जमा में गमन। ठीक है, तो अब इसमें उपसर्ग क्या हुआ, अनु हो जाएगा उपसर्ग। और अगर इसमें मूल शब्द पूछा जाता ना तो गमन हमारा हो जाता मूल शब्द, लेकिन इसमें हमसे उपसर्ग पूछा है तो इसीलिए अनु इसका आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन,
कहीं भली है कटुक निबोरी, वाक्य में विशेषण छाट कर लिखिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें क्या है, विशेषण कटुक। ठीक है, निबोरी की विशेषता क्या है, कटुक, तो इसीलिए इसका आंसर कटुक हो जाएगा, यानी कि कटुक हमारा विशेषण है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, जो जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो जीता न जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अजय। ठीक है, अजय बोलते हैं। इसके बाद सेकंड, रहीम के अनुसार सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं, क्यों जमा करते हैं रहीम के अनुसार, दूसरों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों की मदद के लिए। इसके बाद थर्ड, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। तो पक्षी जो है ना वो नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी झरनों का जल। ठीक है, नदी झरनों का जल। इसके बाद फोर्थ, एक तिनका पाठ में कवि के घमंड को किसने चकनाचूर कर दिया। तो किसने कर दिया था, तिनके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, पापा खो गए पाठ में कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ता है, कौन पढ़ता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर पापा खो गए वाला, तो आपको पता होगा कि दूसरों की चिट्ठियों को कौन पढ़ता है, तो वो पढ़ता है लेटर बॉक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटर बॉक्स। सेकंड, मिठाई वाला पाठ में बीकानेरी रंगीन साफा कौन बांधता था। तो वो बांधता था मुरली वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुरली वाला। थर्ड क्वेश्चन, अपूर्व अनुभव पाठ तोतो चान जापान के कौन से गांव की रहने वाली थी। तो वो रहने वाली थी तोमोए गांव की। ये आंसर है इसका, तोमोए। फोर्थ, नीलकंठ पाठ में लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट करके, या फिर चलो मैं आपको बता देता हूं। तो नीलकंठ पाठ में, ये पाठ आपने पढ़ा होगा, जो लेखिका थी ना वो मोर के बच्चे को कितने रुपए में खरीदी थी। तो वो खरीदी थी 35 रुपए में। ठीक है, 35 रुपए में। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 रुपए में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद ये रहा चौथा और ये पांचवा। इनमें से कोई 4 के आंसर करने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो देखो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद, सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता, वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। मैं आपको इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, पांचों के आंसर कराऊंगा। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपको कोई 4 के ही करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार बताइए। तो देखो इसका आंसर इस तरह से करेंगे, उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण व दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में अब काफी प्रचलित हैं। इससे लोगों के बीच मेल जोल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोला है कि नीलकंठ पाठ में लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी लेखिका को नीलकंठ की। तो एक तो ये हो जाएगा कि गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना तथा मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना। कोई भी 2 लिखना था। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लिखे हैं, जैसे कि गर्दन ऊंची करके देखना, और इसके अलावा विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। ठीक है, कोई भी 2 आपको लिखना था इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर जो उत्तर है वो देने के लिए बोला गया है। तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा कि यासुकी चान ने दिव्यांग होने के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तो
तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया को सारी चीजें दिखाए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? पापा खो गए पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो लड़की बहुत छोटी व अबोध थी, उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसीलिए सारे मिलकर भी लड़की को उसके घर तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। इसमें भी बोला है कि पद्य आधारित प्रश्नों में से जो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल ना 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई 3 के आंसर करने हैं और ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये 2-2 नंबर के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो क्यों नहीं खड़ी होती, देखो इस तरह से हो जाएगा आंसर कि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उन्हें वहां उड़ने और अपने मन की करने की आजादी नहीं है, पक्षी को ऊंची उड़ान भरना, बहुता जल पीना, अपनी पसंद का दाना चुगना पसंद है। ठीक है, इसीलिए सारी सुख सुविधाओं को पाकर भी वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो ये हमारा आंसर है सेकंड का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, वृक्ष और सरोवर किस प्रकार दूसरों की भलाई करते हैं, रहीम के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा, वृक्ष असंख्य फल उत्पन्न करता है लेकिन वह स्वयं उसका उपयोग नहीं करता, वह फल दूसरों के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार सरोवर भी अपना जल स्वयं न पीकर उसे समाज की भलाई के लिए संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया, एक तिनका पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मुठ बनाकर उसकी आंख में लगाई। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा 4th का। तो ये हो गए चारों क्वेश्चन के आंसर करा दिए मैंने आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसमें बोला है कि यहां पर देखो 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये आप खुद ही लिख लोगे अपने माइंड का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये खुद से लिखना होता है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद 14 क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, इसमें ना यहाँ पर देखो 2 दिए गए हैं, पत्र लिखना है। ठीक है, अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह में गांव जाने के लिए अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला इसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, एक तो ये वाला जो पत्र है इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपके क्लास में क्लास टीचर ने और भी कई टाइप के पत्र लिखवाए होंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर था, मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। टोटल 14 क्वेश्चंस थे, यानी कि आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें भी 14 क्वेश्चंस ही आएंगे। किस टाइप के आएंगे ये आपने देख लिया इस पेपर को देख करके। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ये आईडी सर्च कर लेना और फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।